हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेक एंड ऑप्स में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। इस वीडियो हम लोग बेसिकली हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेटेड है टॉपिक प्रेगनेंसी के, जैसे कि इसके क्या डेफिनेशंस है, इसमें क्या क्या कंडीशंस है, क्या रिस्क फैक्टर है, क्या पैथोलॉजी है, कहाँ कहाँ पे इस कंडीशन देखने को मिलती है और कैसे इसको मैनेज किया जाता है, हर एक चीज़ के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होता क्या है। तो बोला गया है कि इम्प्लांटेशन एंड द डर्टिलाइजेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी इज नोन एज द एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तीन चीज बोला गया है यहाँ पे। एक तो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियम। ठीक है, जब एंडोमेट्रियम नॉर्मल हो उस कंडीशन में भी जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट न होके कहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है, आउटसाइड द एंडोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं और पे इम्प्लांट होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। इस कंडीशन का बोला जाता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो बस इतना याद रखो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के डेफिनेशन में, a condition in which the fertilized ovum is implanted outside the normal endometrial cavity. Such a condition is known as ectopic pregnancy. And the most commonest site of the ectopic pregnancy is the ampulla in the fallopian tube. ठीक है, सबसे कॉमनेस्ट साइट जो है हमारा एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का, वो कहाँ पे है, एम्पुला में देखने को मिलता है। एम्पुला आप लोग को पता होगा कि एम्पुला क्या है, हमारा वही जंक्शन है या फिर वही जगह है जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है मोस्टली क्या होता है कि वहीं पे इम्प्लांटेशन भी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कह सकते हैं। बोला गया है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी स्टिल कंट्रीब्यूट अबाउट 10 to 12% ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, इसके जब इंसिडेंस की बात करें तो बोला गया कि 10 to 12% ऑफ जो मैटरनल मोर्टेलिटी के केसेस होते हैं वो किसकी वजह से, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की वजह से ही देखने को मिलती हैं। एंड बोला गया अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंस ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन सेक्शुअली transmitted tubal infections which result in complete block of the tube following the medical termination of the pregnancy and the tubal ligation, tubal recanalization and use of assisted reproductive technology. The incidence of ectopic pregnancy is about 1 in 200 प्रेगनेंसी। ठीक है, तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में दो चीज़ मेन बोला गया है कि सबसे पहले 10 to 12% ऑफ मैटरनल जो मोर्टेलिटी के केसेस है वो किस में देखने को मिलते हैं, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की वजह से देखने को मिलते हैं। और हर एक 200 प्रेगनेंसी में से एक केस किसका रहता है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का रहता है। और ये क्यों केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ट्यूबल इन्फेक्शन है वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जैसे कि ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूबल रिकैनालाइजेशन, तो ये सब क्या करते हैं, वहाँ पे इन्वेजिव प्रोसेसेस होने की वजह से वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनॉमलीज कॉज करते हैं, जिसके कारण एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के केसेस डे बाय डेज बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कि साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मोस्टली तो हम लोग ने देखा कि सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है, हमारा एम्पुला होता है। तो उसके अलावा कौन कौन से साइट हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि साइट ऑफ इम्प्लांटेशन दो तरह से देख सकते हैं हम लोग, एक यूट्राइन और दूसरा एक्स्ट्रा यूट्राइन। यूट्राइन में बेसिकली कहाँ पे हो सकता है, तो सर्वाइकल में, सर्विक्स में हो सकता है, या फिर इंट्राम्यूलर, अगर मान के चलो सिजेरियन स्कार है वहाँ पे बचा हुआ है, सिजेरियन सेक्शन हुआ था, तो जो सिजेरियन स्कार रह जाता है वहाँ पे इंट्राम्यूलरली क्या हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, या फिर सर्विक्स में इम्प्लांटेशन होता है। वहीं पे एक्स्ट्रा यूट्राइन की बात करें तो तीन मोस्ट प्रोमिनेंट जगह हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ट्यूबल में कहाँ पे हम लोग बात करें, फेलोपियन ट्यूब की, जो कि मोस्ट कॉमनेस्ट साइट है, जिसमें हमें 97% जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलते हैं वो ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है। उसके बाद ओवरीज में बहुत कम रहता है, अबाउट 0.5% रहता है, एंड 1% इन द पेरिटोनियम या फिर एब्डोमिनल कैविटी में देखने को मिल सकता है।
अब ट्यूबल में भी बहुत सारे अलग अलग जगह बताए गए हैं, जैसे कि एम्पुलरी रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 55%, उसके बाद इस्थमिक रीजन में 25%, इनफंडिबुलर पार्ट में 18% एंड इंटरस्टिशियल पार्ट में 20% हमें केसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है उसका साइट ऑफ इम्प्लांटेशन दो हो सकता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन और इंट्रा यूट्राइन। यूट्राइन में दो ही जगह मिल सकता है, या तो इंट्राम्यूरल हो सकता है या तो सर्विक्स में, लेकिन एक्स्ट्रा यूट्राइन में तीन मेन जगह है, ट्यूब में मतलब कि हमारे फेलोपियन ट्यूब में, ओवरीज में या फिर एब्डोमेन। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग ट्यूबल प्रेगनेंसी की। ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब कहाँ पे है, ये हमारे फेलोपियन ट्यूब में। तो बेसिकली ये किस में देखने को मिल सकता है, एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर इसका क्या है, तो पेशेंट विथ PID दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज शोज द 4% इंसिडेंस ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब कि अबाउट अगर मान के चलो फिर 100 लोगों को PID की कंडीशन है, तो ऐसे में से 4 लोगों को क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकता है। ट्यूबल स्टरलाइजेशन, अगर किसी ने ट्यूबल स्टरलाइजेशन किया है, ट्यूबल लाइगेशन ये सब किया है, तो उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। प्रेवियस कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसके केसेस में और ज़्यादा चांसेस है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगेन हो सकती है, या फिर किसी ने रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाई है किसका, फेलोपियन ट्यूब का, तो उसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट कॉइटल इस्ट्रोजेन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट कॉइटल मतलब पोस्ट कॉइटस के बाद इमरजेंसी पिल्स विल्स ले रहे हैं ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके, तो ऐसे कंडीशन में भी वहाँ पे क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। लो डोज प्रोजेस्ट्रॉन की यूज़ में, या फिर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जो ड्रग्स हैं उनके एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। इनफर्टिलिटी के केसेस में, टू और मोर अबॉर्शन हुआ है तो ऐसे कंडीशन में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर ओवुलेशन में इंडक्शन, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बोले गए हैं जिसमें क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब कि ओवुलेशन का जानबूझ के इंडक्शन करवा रहे हैं तो उस केसेस में भी हमें देखने को मिल सकता है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी हो रही है। बोला गया इन्फेक्शंस, surgery and drugs can change the physiology of the tube, resulting in delayed migration of the fertilized ovum to the uterus or trapping the fertilized ovum into the tube। ठीक है, क्या बोला गया है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है ट्यूब का, मतलब कि उसमें जो सीलियास रहते हैं वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को आगे धकेलने का या फिर ओवा को आगे ले जाने का काम करते हैं, या फिर किसी अन्य रीजन से क्या होता है जो हमारा माइग्रेशन है फर्टिलाइज्ड ओवम का नहीं हो पाता इनटू द यूट्रस, जिसके वजह से वो वहीं पे क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। बोला गया नॉर्मली 6 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंडोमेट्रियम एंड द डिस्टॉर्शन ऑफ द ट्यूब ड्यू टू डेवलपमेंटल एरर और द एडजेसेंट ट्यूब ऑल्सो रिजल्ट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या बोला है, 6 दिन के बाद एक बार वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो तो उसके 6 दिन बाद क्या होता है कि ये कहाँ पे आ जाता है, हमारे एंडोमेट्रियम में, लेकिन किसी वजह से डेवलपमेंटल एरर के वजह से या फिर डिस्टॉर्शन हो गया ट्यूब का, तो ऐसे में वहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकते हैं। पैथोलॉजी ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया कि जो एक्टोपिक साइड्स है, रेसिडुअल रिएक्शन इज पुअर and the adequate muscular hypertrophy to accommodate the growing fetus is not there, so the placentation is inadequate and there is humerus surrounding the villi due to opening of the arterioles or artery in the tubal muscularis। अब क्या हो रहा है कि जहाँ पे भी एक्टोपिक साइट हो वहाँ पे क्या होगा, डेसिडुअल रिएक्शन पुअर रहेगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है वो अच्छे से डेसिडुआ का फॉर्मेशन करने के लिए बना है, न कि ट्यूब। तो ऐसे कंडीशन में डेसिडुआ का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होगा। एडिक्वेट मस्कुलर हाइपरट्रॉफी टू अकोमोडेट ग्रोइंग फिटस इज नॉट देयर। ठीक है, अब क्या होगा कि एंडोमेट्रियम क्या करता है, यहाँ पे अच्छे से हाइपरट्रॉफी होता है उसका, ताकि वो क्या करे, इम्प्लांटेशन में मदद करते, लेकिन ये हाइपरट्रॉफी हमें कहाँ पे फिट ट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे प्लासेंटेशन नहीं हो जाता, मतलब कि प्लासेंटा भी अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाता, अच्छे से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, और साथ ही साथ जो सराउंडिंग रीजन है वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हेमरेजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतने छोटे से स्पेस में जो आर्टेरियोल्स है, आर्टरीज हैं, वो क्या होंगे, रप्चर होना स्टार्ट करेंगे। बोला गया है कि जो प्रेगनेंसी इज एक्सट्रूडेड इनसाइड द ट्यूब एंड देन एक्सपेल्ड थ्रू द ट्यूब ओएस इनटू द पेरिटोनियल कैविटी,
or tube ruptures resulting in the intraperitoneal hemorrhage and extrusion of the product outside the tube। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे फीटस का साइज बढ़ेगा वो अकोमोडेट नहीं कर पाएगा ट्यूब, तो ऐसे कंडीशन में ट्यूब का क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और ये ट्यूब क्या कर देगा, जो हमारा फीटस है उसको किसमें, जो हमारा इंट्रापेरिटोनियल एरियाज है वहाँ पे रिलीज कर देगा और इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज भी वहाँ पे कॉज करेगा। साथ ही साथ बोला गया है sometimes the ovum is surrounded by the blood clots and retained in the tube, or the tube can get distended with the blood and the blood may collect around the tube and in pouch of the ductal resulting into पिल्विक हिमेटोसिल। ठीक है, अब यहाँ पे जो हिमरेज हो रहे हैं ऐसे कंडीशन में जो ब्लड है वो क्या करेगा, यहाँ पे सराउंड कर सकता है, वहीं पे रह सकता है ट्यूब में, या फिर पाउच ऑफ डगलस में पूरा फिल हो सकता है, जिसके वजह से हिमेटोसिल जैसी कंडीशन वहाँ पे जनरेट हो सकती है। तो दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो पहले कि हमारा जो फीटस है वो कहाँ पे चला जा रहा है, इंट्रापेरिटोनियल स्पेस में चला जा रहा है, मतलब कि पेरिटोनियम में चला जा रहा है, पेरिटोनियल कैविटी में चला जा रहा है और इसके वजह से इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज देखने को मिल रहा है। दूसरा कंडीशन है कि जो हिमरोजेस हो रहे हैं वो पाउच ऑफ डबलस या फिर जो भी सराउंडिंग एरियाज है अराउंड द ट्यूब वहाँ पे फिल होके हेमोटोसिल कॉज कर सकते हैं। बोला गया एक्स्ट्रा ट्यूबर रप्चर into the peritoneum or the broad ligament is common in ischemic ectopic pregnancy as the lumen here is narrow and can distend so much, so the most common site of the tuber rupture is the isthmus। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कंडीशन में जो ल्यूमन है नैरो है और ज़्यादा डिस्टेंस तो कर नहीं सकता, तो तुरंत क्या हो जाता है, जैसे जैसे 6 वीक के आसपास कंडीशन पहुंचती है, 6 वीक से ज़्यादा कंडीशन वाला ट्यूब क्या कर जाता है, रप्चर कर जाता है। इसके क्लिनिकल फीचर की बात कर लें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे, तो बोला गया है शॉर्ट पीरियड ऑफ अमेनोरिया और नो अमेनोरिया, acute abdomen and bleeding और blood distant discharges per vagina। क्या बोला गया है, कुछ पीरियड के लिए अमेनेरिया हो सकता है या फिर अमेनेरिया होगा ही नहीं, क्योंकि क्या होगा एक ट्यूब जो है वो बंद है लेकिन दूसरा ट्यूब से बंद जो है फंक्शनल है, मतलब दूसरी ओवरी क्या करेगी, फंक्शन कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो एंड्रोमेट्रियम है वहाँ पे कोई भी चेंजेस अभी नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ एक्यूट एब्डोमेन ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है या फिर ब्लड स्टेन डिस्चार्जेस वजाइना से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एब्डोमेन में पेन देखने को मिलेगा जो कि मोस्ट कंसिस्टेंट सिम्टम है और पेशेंट में कंप्लेन ऑफ सिंकोपल अटैक्स, पेशेंट को क्या होगा, सिंकोपल अटैक्स आ सकते हैं, लगातार एब्डोमेन में पेन हो सकता है। इसके अलावा बोला गया शोल्डर पेन हो सकता है क्योंकि सब डायफ्रामेटिक इरिटेशन होगा बाय ब्लड प्रेजेंट इन 10% के। अब क्या होगा, जिसमें हेमरेजेस हुआ रहेगा तो वहाँ पे जो फिलिपियन ट्यूब है उसके आसपास ब्लड सराउंडिंग रहेगा, तो उसके वजह से क्या होगा, जो डायफ्राग्रामेटिक इरिटेशन होने की वजह से शोल्डर पेन होगा, क्योंकि वहाँ से क्या होता है जो सेम नर्व C3 C4 दोनों को सप्लाई करती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे इरिटेशन देखने को मिलता है, शोल्डर पेन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बोला गया कि पेशेंट इज सेरियरली अनेमिक, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो अनेमिया होगा, हाइपोटेंसिव होगी, उसमें टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है और एब्डोमिनल टेंडरनेस या फिर शिफ्टिंग डलनेस भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बोला गया ब्लोइश डिस्कलरेशन ऑफ द अम्बिलिकस देखने को मिल सकता है, जिसको कलन साइन बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है कि कलन साइन क्या होता है कि इन केस ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो अम्बिलिकस होता है वो ब्लोइश डिस्कलर हो जाता है। फिर अगर पेल्विक एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो पेल्विक एग्जामिनेशन में यूट्रस थोड़ा बल्कि लगेगा विद द टेंडर फॉर्निसेस। ठीक है, यूट्रस तो बल्कि लग रहा है लेकिन फॉर्निसेस जो है वो टेंडर दिखेंगे। यहाँ पे सर्विक्स क्लोज्ड रहेगा, मूवमेंट्स जो रहेगी सर्विक्स की वो पेनफुल रह सकती है। ठीक है, अगर वो सर्विक्स के मूवमेंट करने की कोशिश करो तो वहाँ पे पेनफुल मूवमेंट हो सकता है और फुलनेस फेल्ट होगा थ्रू द फॉर्निसेस और द टेंडर एडनेक्सल मास देखने को मिलेगा एट द साइड ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, जिस साइड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उस साइड में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस साइड के फॉर्निक्स को टच कर रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फुलनेस लगेगा और साथ ही साथ टेंडरनेस रहेगा। एंड इन केस ऑफ द रप्चर्ड एक्टोपिक पेशेंट विल बी इन शॉक। ठीक है, पेशेंट में क्या हो जाएगा, शॉक में जाएगा, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लड लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो क्लिनिकल फीचर में क्या क्या याद रखना है, अमेनेरिया कंडीशन हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। ठीक है, हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। एब्डोमिनल पेन रहेगा, उसके बाद टेंडरनेस रहेगा, शोल्डर पेन रिफर्ड देखने को मिल सकता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द अम्बिलिकस हो सकता है, पेल्विक एग्जामिनेशन में फॉनिक्स में टेंडरनेस देखने को मिल सकता है, जो मोमेंट रहेगा फॉनिक्स के या सर्विक्स के ये वो कैसे रहेंगे,
पेनफुल रहेंगे, और साथ ही साथ अगर वहाँ पे रप्चर हो गया है तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। क्रॉनिक केसेस की बात करें तो इन केस ऑफ द क्रॉनिक केसेस पेन इन एब्डोमेन देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग फॉर द डेज एंड मंथ रहेगा, जिसकी वजह से अनेमिक कंडीशन देखने को मिल सकती है, एंड लो ग्रेड टेम्परेचर रहेगा ड्यू टू द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है, बॉडी में क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, तो बोला गया ट्यूब इज प्रेशियस टू पेशेंट हु डिजायर फर्दर प्रेगनेंसी एंड दिस कैन बी सेव्ड ओनली व्हेन डायग्नोसिस मेड इन अर्ली अनरप्चर स्टेट। ठीक है, डायग्नोसिस अगर अनरप्चर स्टेट में किया जा रहा है तभी अच्छा है, नहीं तो एक बार रप्चर हो गया तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बोला कि अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट विदाउट इंट्रायूट्राइन जेस्टेशनल सैक 2 वीक और मोर आफ्टर अ मिस्ड पीरियड इज ऑलमोस्ट कंक्लूसिव ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या बोला गया कि एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं विदाउट इंट्रायूट्राइन जेस्टेशनल सैक 2 वीक्स और मोर आफ्टर अ मिस्ड पीरियड, मतलब कि मान के चलो एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट किया यूपीटी किया, उसमें पॉजिटिव टेस्ट हुआ, उसके बाद इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल सैक नहीं दिख रहा है, फिर भी मिस हो रहा है पीरियड के बाद भी, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी मान सकते हैं। वहीं पे बोला गया है सीरम बीटा एससीजी लेवल कैन बी मेजर्ड बाय रेडियो इम्यूनो एसे इन नॉर्मल प्रेगनेंसी लेवल द बीटा एससीजी in serum doubles in 48 hours, and if there is failure in the rate of increase in beta IgG the production is suggestive of the एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या बोला गया है कि नॉर्मली जो हम एससीजी लेवल देखते हैं वो शो करता है कि प्रेगनेंसी है, तो वहाँ पे नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी है तो वो डबल हो जाएगा, उसका लेवल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है विद इन द 48 आवर्स। लेकिन अगर वो डबल नहीं हो रहा है, अच्छे से ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सजेस्टिव है कि यहाँ पे एक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा हम लोग ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर सकते हैं इन ड्यूरिंग द 5 to 6 वीक इन द यूट्राइन साइट, और इसमें क्या देखने को मिलेगा, अगर यूट्रस में कोई भी कंटेंट नहीं दिख रहा है, उसके आसपास कंटेंट दिख रहा है जैसे फेलोपियन ट्यूब में, जैसे एडनेक्शनल रीजन में, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगेन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन है। मान के चलो अगर कोई डाउट है तो ऐसे में लेप्रोस्कोपिक या फिर कल्डोसेंटेसिस इज इंडिकेटेड टू रीच एट डायग्नोसिस एंड द फ्री ब्लड is seen in the peritoneal cavity or the blue mass is seen at the ectopic site on the laparoscopy। ठीक है, अगर मान के चलो टीवीएस से मतलब कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से नहीं कंफर्म हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी जब करेंगे तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे ब्लूइश मास देखने को मिलेगा एक्टोपिक साइट के यहाँ पे। उसके बाद बोला गया है कि जो क्लॉडोसेंटेसिस हम लोग कर रहे हैं, क्लॉडोसेंटेसिस नीडल इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द पाउच ऑफ डगलस एंड द ब्लड विथ स्मॉल क्लॉट्स कैन बी एस्पिरेटेड इन एक्टोपिक with blood in the peritoneal cavity in the unruptured ectopic pregnancy will be negative। ठीक है, अगर रेप्चर नहीं हुआ है तो ऐसे में क्या होगा, क्लॉडोसेंटेसिस ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, ऐसे में हमें लेप्रोस्कोपी करनी चाहिए। तो ऐसे में हम लोग को क्या है, लेप्रोस्कोपी ज़्यादा डिटरमाइनिंग हमारा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर। उसके बाद अब इसमें हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या रीजंस थे या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, कहाँ कहाँ पे हो सकती है, ट्यूबल प्रेगनेंसी के बारे में देख लिया क्या रीजन है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो जैसे ही पता चले कि किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तुरंत उसको क्या करना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए। रेस्ट फुट एंड द सेटअप आईवी ड्रिप विद द रिंगर लेक्टेड एंड सेंड ब्लड फॉर क्रॉस मैचिंग एंड डोंट डू वेजाइनल एग्जामिनेशन। क्या क्या बोला गया है, रेस्ट फुट एंड को उसको ऊपर करने की कोशिश करना चाहिए, साथ ही साथ आईवी ड्रिप लगाना चाहिए जिसमें रिंगर लेक्टेड का यूज़ करने के लिए बोला गया है, और साथ ही साथ ब्लड जो है उसको भेजना चाहिए क्रॉस मैचिंग के लिए। मान के चलो अगर पाउच ऑफ डगलस से ब्लड मिल रहा है तो वो सारी चीज़ें जो भी कंटेंट मिल रहा है या फिर ब्लड निकल रहा है जो भी बाहर आ रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ऐसे में उसको क्रॉस मैचिंग के लिए देना चाहिए, और वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए इसमें मना किया गया है क्योंकि उसके वजह से क्या हो सकता है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं। बोला गया ट्रांसफ्यूजन विद द ब्लड और प्लाज्मा में बी द लाइफ सेविंग एक्यूट कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ब्लड लॉस से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना जरूरी है। साथ ही साथ बोला गया इंट्रावेनस फ्लूइड एंड द ब्लड शुड बी पुश्ड रैपिडली बाय सेटिंग 2 or 3 आईवी फ्लूइड लाइन। ठीक है, 2 or 3 आईवी फ्लूइड लाइन के थ्रू हमें क्या करना है,
फ्लूइड भी डालना है और साथ ही साथ ब्लड को भी वहाँ पे ट्रांसफ्यूज करते रहना है। बोला गया ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एक्टोपिक इज लेप्रोटॉमी एंड सल्पिंजेक्टोमी। ठीक है, क्या बोला गया है, अगर मान के चलो अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी सस्पेक्ट हुआ है, अभी ज़्यादा उतना बढ़ा नहीं है कि रप्चर हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वहाँ पे लेप्रोटॉमी कर सकते हैं या फिर सल्पिंजेक्टोमी कर सकते हैं। वहीं पे अगर other tube and the ovary should be seen before sacrificing the tube, as sometimes the conservative surgery by removal of ruptured segment is possible if the other tube is obstructed or diseased, and tuboplasty can be undertaken at the later date। क्या बोला गया कि अगर मान के चलो हमको प्रेगनेंसी बाद में चाहिए वुमेन को, और दूसरा जो ट्यूब है वो किसी भी वजह से डिजीज्ड है या फिर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्यूबोप्लास्टी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में हम लोग को कंजर्वेटिव सर्जरी करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हमारे ट्यूब को रिमूव नहीं कर सकते। उसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रप्चर्ड सेगमेंट है सिर्फ उसको निकाल के बाद में क्या करेंगे, वहाँ पे ट्यूबोप्लास्टी कर सकते हैं। अगर क्रॉनिक केस है तो वहाँ पे भी हमें क्या करना है, लेप्रोटॉपी देख कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा कंडीशन नहीं है तो। अब बोला गया है ट्रीटमेंट ऑफ एक्टोपिक एंड इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इंस्टेड ऑफ सल्पिंजेक्टोमी वन कैन डू कंजर्वेटिव सर्जरी लाइक सल्पिंजोस्टोमी, सल्पिंजोटोमी और द सेगमेंटल रिसेक्शन ऑफ द ट्यूब टू इम्प्रूव फॉर द फ्यूचर फर्टिलिटी। ठीक है, सेम चीज़ बोला गया कि अगर फर्दर प्रेगनेंसी उसको चाहिए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्वेटिव सर्जरी कर सकते हैं, मतलब सल्पिंजेक्टोमी के जगह पे सल्पिंजोस्टोमी कर सकते हैं, सल्पिंजोटोमी कर सकते हैं, या फिर सेगमेंटल, जो सेगमेंट क्या है रप्चर हुआ है उस सेगमेंट को निकाल के बाद में ट्यूबोप्लास्टी कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने अभी तक देखा ट्यूबल प्रेगनेंसी के। अब बात करते हैं हम लोग अदर देन ट्यूबल प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अदर देन ट्यूबल प्रेगनेंसी, तो इसमें ओवेरियन प्रेगनेंसी हो सकता है। तो बोला गया क्लिनिकल फीचर जो रहेंगे वो ट्यूबल प्रेगनेंसी के जैसे ही देखेंगे, एंड रप्चर कॉर्पस ल्यूटन एंड द हेमोरेजिक सिस्ट मेक द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए, जो कॉर्पस ल्यूटम है या फिर हेमोरेजिक सिस्ट जो फॉर्म हो रहा है वो क्या करेगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेगा कि वहाँ पे कौन सी प्रेगनेंसी है। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द एक्साइज टिश्यू क्लिंचेस द डायग्नोसिस, मोस्टली ओफेरेक्टोमी इज नीडेड फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, इन केस ऑफ द ओवेरियन प्रेगनेंसी हम लोग क्या करते हैं, ओफेरेक्टोमी करते हैं, ओवरीज को ही निकाल देते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी इन द रूडिमेंट्री हॉर्न, अगर प्रेगनेंसी रूडिमेंट्री हॉर्न की एरिया में है तो ऐसे कंडीशन में क्या बोला गया कि प्रेगनेंसी इज कैरिड फॉर लॉन्गर पीरियड एज प्रेगनेंसी सैक इज कवर्ड बाय मायोमेट्रियम। Rupture of the horn may take place at 12, 14 to 20 weeks, so this is extreme dangerous condition, and it can be confused with the interstitial pregnancy because here the tube is surrounded by uterine musculature and the rupture take place by the 12th week, and the round ligament is always inserted lateral to the horn. Pregnancy degenerating painful fibroid is important differential diagnosis in this case, and USG and diagnostic laparoscopy settle the diagnosis of the pregnancy in the rudimentary horn, and the affected horn should be removed। ठीक है, जो भी affected horn है rudimentary horn है, that should be removed in case of the pregnancy in rudimentary horn। other things is that कि if there is a cervical pregnancy, तो in case of the cervical pregnancy after the abortion the patient bleed profusely as cervix does not retract, and the important differential diagnosis is the carcinoma cervix। ठीक है, maybe there can be carcinoma of the cervix which can be differentially diagnosed या फिर misdiagnosed with the cervical pregnancy। in case of the severe hemorrhage emergency hysterectomy may be required। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर सर्वाइकल प्रेगनेंसी रहता है तो ऐसे कंडीशन में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, क्योंकि जो सर्वाइक्स है वो उतना ज़्यादा रिट्रैक्ट नहीं करता एज लाइक कि यूट्रस की तरह, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमें हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ सकती है। वहीं पे एब्डोमिनल प्रेगनेंसी अगर है तो बोला गया है कि यूजुअली इट अकर्स सेकेंडरी टू ट्यूबल प्रेगनेंसी व्हेन the tube ruptures and the extrusion of that ovum and the implantation of placenta in the endometrium take place, or the placenta in the omentum take place, and the gut allows the pregnancy to continue in the peritoneal cavity. Such a condition is called as abdominal pregnancy, and then the patient may give history suggestive of tubal pregnancy and get attack of abdominal पेन।
यहाँ पे क्या रहेगा, जो पेशेंट रहेगा वो क्या बोलेगा कि ट्यूबल प्रेगनेंसी थी और एब्डोमिनल पेन जैसी कंडीशन है, ब्लीडिंग ऑन एंड ऑफ है, एंड द इंटरस्टिशियल डिस्टेंशन, इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन वहाँ पे देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ द एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। मास जो होगा ये कहाँ पे, एब्डोमेन में हमें देखने को मिलेगा, एंड द यूट्रस में बी फील्ड सेपरेटेड फ्रॉम द मास ऑन द पेल्विक एग्जामिनेशन। यूट्रस क्या होगा, अलग रहे दिखेगा, पता चलेगा जब हम लोग पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, वहीं पे जो हमारा मास है वो अलग साइड में दिखेगा। रॉन्ग डायग्नोसिस ऑफ द फाइब्राइड और ओवेरियन ट्यूमर कैन बी मेड, ठीक है, इसको किसके साथ हम लोग मिस डायग्नोस कर सकते हैं, मिसडायग्नोस कर सकते हैं, फाइब्रॉइड के साथ या फिर ट्यूमर के साथ। तो मेनी केसेस मिस्ड इनिशियली, देन द डायग्नोसिस में बी मेड ऑन अ केयरफुल एग्जामिनेशन। बोला गया कि लेटरल एक्सरे शोज सम पार्ट ऑफ द फीटल स्केलेटन ऑन द प्लेन पोस्टीरियर टू द anterior border of the maternal spine or the gas shadow on the maternal style superimposed on the fetus। तो क्या बोला गया है कि अगर एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें फिटल स्केलेटन के सम पार्ट पोस्टीरियर प्लेन में या फिर एंटेरियर बॉडी ऑफ द मैटरनल स्पाइन में देखने को मिलते हैं, जो कि गैस शैडो के फॉर्म में रह सकता है। अब बोला गया ट्रीटमेंट इसका भी क्या है, लेप्रोटॉमी या फिर रिमूवल ऑफ द फ्यूटस फ्रॉम दैट ओमेंटल एरिया। उसके बाद अगर मान के चलो इंट्रालिगामेंट्री प्रेगनेंसी हो तो बोला गया प्रेजेंटेशन इज सेम एज एब्डोमिनल प्रेगनेंसी एंड द ट्रीटमेंट इज अगेन लेप्रोटॉमी एंड द रिमूवल fetus and the placenta after removing the broad ligament। तो in most of the cases we can see here that the laparotomy is the most functional या फिर most important treatment या फिर management in case of the ectopic pregnancy, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या याद रखना है, उसका डेफिनेशन, प्लेसेस या फिर साइट्स ऑफ द इम्प्लांटेशन, अबाउट द ट्यूबल प्रेगनेंसी, दैट द हाउ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस, and the clinical feature along with the management is most important as the management include hospitalization, then after that IV drip is most important, and along with that you should are supposed to provide with the blood as there is a loss of the blood in case of the ruptured tubal एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी है और वो वहाँ पे रप्चर हुआ है तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ सकता है, प्रोवाइड करना पड़ सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एट, और इफ़ द कंडीशन इज वर्सिंग तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लेप्रोटॉमी कर सकते हैं एक्यूट एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में, या सल्पिंजियोटॉमी कर सकते हैं। और अगर हमें प्रिजर्व करना है हमारे फेलोपियन ट्यूब को तो ऐसे कंडीशन में सल्पिंजियोटॉमी कर सकते हैं, सल्पिंजियोटॉमी कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो हमारे कंजर्वेटिव सर्जरी है वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो लेप्रोटॉमी जो है यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव देखने को मिलता है, वेदर इट इज़ एब्डोमिनल और द रुडिमेंट्री हॉर्न भी कंडीशन है उसमें हमें यूज़ कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे सजेस्टिव लग रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इन केस ऑफ द एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्लियर हो गई होंगे। इसमें अब कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोज़ में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आंसर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।